नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये शो हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं दिल्ली से। यहाँ पर चीनी मंडी का शुगर एंड बायो एनर्जी इंडिया समिट है और यहाँ पर सभी चीनी और एथेनॉल से जुड़े हुए लोग हैं। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मूव्स हैं और फाइनली अब हमने यहाँ पर सभी तरफ से चीनी का जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो आते हुए देखे हैं। एथेनॉल प्राइस रिविजन हुआ है नहीं हुआ है, पर वो एक चीज अब यहाँ से एक डिसीजन यहाँ से निकल चुका है। और तीसरी बड़ी बात जो चीनी में यहाँ पर हुई है वो ये है कि 1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट को यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। तो क्या है इसके मायने, क्या इंडस्ट्री अब आगे देखती है सीजन में इन सेंस ऑफ प्राइसेस, डिमांड और पॉलिसी मेजर्स, और ऑफ कोर्स क्योंकि कल बजट भी है तो उससे क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं यहाँ पर रेणुका शुगर से, मोहन नारंग जी हैं केएस कमोडिटीज से, यतिन वाधवाना जी हैं और साथ ही साथ राहिल शेख भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। अतुल जी, काफी सारी चीजें हुई हैं चीनी में पिछले 10-15 दिनों में। अगर जनवरी का महीना देखें तो काफी बजिंग रहा शुगर एज अ सेक्टर के लिए। अब जो डिसीजन यहाँ पर निकल आए हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बहुत ही वेरिंग नंबर्स हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इससे? ये अजीबोगरीब साल है। नीचे में मैं समझता हूँ जो कंसेंसस बन गया है वो है रफली अबाउट 26.5 के आसपास और ऊपर में 10 मिलियन टन के आसपास। और ये कंसेंसस अभी देखिए इस्मा ने भी अपने नंबर्स को डाउन किया है और आहिस्ता तो 26.5 पे है। तो मैं समझता हूँ फाइनली जो नंबर आ रहे हैं कि क्रॉप कुड बी लोअर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो इसके मायने हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ये है कि शुगर के प्राइसेस जो नीचे बहुत ज्यादा हो गए थे उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है और जो रहा सहा था वो एक्सपोर्ट जो खुल जाने से उसका भी सपोर्ट डेफिनेटली है। तो डोमेस्टिक शुगर के लिए तो डेफिनेटली बेहतर है, वो अच्छा साल होना चाहिए। मैं एक्सपोर्ट पे आपसे वापस आती हूँ, लेकिन अभी हमने प्रोडक्शन की बात यहाँ पर की है। मोहन जी, 5-6 एजेंसीज ने अपने प्रोडक्शन नंबर दिए हैं, आपका बैंड किस तरफ है? मैं सोचता हूँ कि 27.5 we are going to have and whatever the numbers अभी जो भी नंबर बोले जा रहे हैं 26.5 to 27-28 तो 27.5 पर कहीं जाके हमारी प्रोडक्शन आएगी नेट। ओके, जतिन जी, आपका एक सेंस है यहाँ पर नंबर्स को लेकर? मेरा सेंस तो यही है कि एट द एंड ऑफ इन द मिडल ऑफ द सीजन यू स्टिल हैव अ स्प्रेड ऑफ 1.5 मिलियन टन्स बिटवीन द हाई एंड द लो एस्टिमेट्स. I would tend to go towards the higher estimate primarily because I think the tail is going to be longer, the cane is going to sit in the ground longer, and therefore the yields and recoveries are going to improve. So we'll find out in another 2 or 3 months. ज्यादा बुल्स हैं यहाँ पर। और राहिल, आपका तो नंबर बहुत ही ऊपर है, 28 मिलियन टन, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उससे? तो जैसे मैंने कहा आज कॉन्फ्रेंस में भी कि हमारा सबसे बड़ा एस्टीमेट में जो 28.1 लाने का निर्णय है वो ये इसलिए है कि बी हैवी की जो सप्लाई है एथेनॉल में वो अभी 3% हुई है अंटिल एंड ऑफ दिसंबर। तो बी हैवी के डाइवर्जन जो कम हो रहे हैं और शुगर केन जूस से जो कम होगा, खास करके बी हैवी से, तो मुझे लगता है 5 लाख टन से 4 लाख टन चीनी वहां से आनी है। और जो हमारी ऑल्टरनेटिव स्वीटनर इंडस्ट्री है, जैसे गुड़ हो गया, खांडसारी हो गया, उसमें गन्ने का जो डाइवर्जन है वो अच्छे सालों में 30 मिलियन है और बुरे सालों में 100 मिलियन है। तो वो जो डेल्टा है 70 मिलियन का, उसमें से अगर इंडस्ट्री आज इतना बेहतरीन पैसा दे सके किसान को और 5-6-7 लाख टन नहीं ला सके और जल्दी बंद हो जाए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुझे डाइजेस्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी 3-4 लाख टन और खींच लेगा फ्रॉम द खांडसारी एंड गुड़, और महाराष्ट्र में टेल लंबी चलेगी और ये 4-5 लाख टन बी हैवी से आएगा। तो 27.5 का अगर रेंज सबका बनता है या 27 का, तो मुझे जो ये मिलियन टन है ये हमारा रैशनल है जो मेयर मैरिक्स अपने रिसर्च से लेकर। ऑलराइट, तो क्लियरली वो यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर्स हैं। 26.5 नीचे में 28 मिलियन टन, ऊपर में यहाँ पर एज ऑफ नाउ चीनी का उत्पादन दिख सकता है। अभी भी ऑफकोर्स यहाँ पर जो क्रशिंग है वो जारी है, तो कुछ नंबर्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। अतुल जी, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। और इंडस्ट्री ने बहुत जोर लगाया इसके ऊपर और कहीं ना कहीं एक ये कंसेंसस निकल के आया क्योंकि एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया, इसलिए एथेनॉल प्राइस रिविजन नहीं हुआ। कहना बड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ इसकी कोई लॉजिक तो नहीं है। और एक्सपोर्ट हम लोगों के हिसाब से जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी वो थी एथेनॉल का प्राइस इंक्रीज, वो नहीं हुआ। सेकंड हम लोगों की प्रायोरिटी थी मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो नहीं हुआ। और जो लास्ट प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट की
वो हो गया। खैर वो भी हो गया, बहुत अच्छा है, इसने डेफिनेटली प्राइजेस को सपोर्ट किया है और डोमेस्टिक वैल्यूज जो बिल्कुल डूब गई थी वो काफी ऊपर आ गई हैं, तो दैट इज हेल्दी फॉर द इंडस्ट्री। बट ये चीज एमएसपी बढ़ा के भी अचीव हो सकती थी और हम लोगों का तो मानना ये है कि हम लोग जैसे कि अभी आपको मैंने पिछली मरतबा डिस्कस भी किया था कि दिसंबर महीने में मैंने कर्नाटका में अपनी फैक्ट्रीज और महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज में राउंड लगाई थी, तो इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही थी, तो उससे हम लोगों को लगा कि शायद क्रॉप जो है इतनी बड़ी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ टेल एंड जो है वो शायद शॉर्ट हो सकती है और मैं समझता हूँ आई वुड नॉट बी टू सरप्राइज कि आपको फर्स्ट हाफ में ही मिल्स बंद होती दिखाई दें। तो क्लियरली यहाँ पर एक चिंता है। तो टेल कितनी लंबी छोटी है उसके ऊपर डिस्कशन है कि फाइनल क्या यहाँ पर रह सकता है। अतुल जी, लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है और जिस तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस भी हैं और क्या इंडिया कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, वो भी यहाँ पर काफी चर्चा हुई आज। नहीं, इंडिया डेफिनेटली कम्पिटिटिव है, प्रोवाइडेड जो एलोकेशंस जो बिक रहे हैं अगर आप उसको इंक्लूड कर लें तो शायद जो प्रीमियम पे जो एलोकेशन बिक रहे हैं तो हो सकता है शायद इंडिया अनकम्पिटिटिव हो। तो मैं समझता हूँ लोगों को जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट है और जो एलोकेशन जो ट्रेड हो रहे हैं शायद वो डिफिकल्ट करेंगे एक्सपोर्ट होने को। और इंटरनेशनल मार्केट जैसे इनवर्स में है, आज मार्च तो समझो प्रीमियम पे है और उसके बाद मई जो है वो काफी नीचे है, तो मैं समझता हूँ मई के सामने बिकना मुश्किल रहेगा। मार्च में जो निकल जाए वो ठीक है। इट कुड बी मतलब सोचने वाली चीज है, कितना फिजिकली निकल जाएगा हिंदुस्तान में ये हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। यानी कि एक्सपोर्ट अलाउ होना एक चीज है, लेकिन कितना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे वो एक और चीज है यहाँ पर, और कब तक कर पाएंगे वो भी यहाँ पर देखना होगा। मोहन जी, एक्सपोर्ट के बाद हमने प्राइसेस में एकदम यहाँ पर एक उछाल आता हुआ देखा, क्या बाजार अब स्टेबल है? आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट में देखिए, इंडिया से मेरे हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट रुकेगा नहीं और अगले 3-4 महीने और मैक्सिमम 5 महीने में इंडिया का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अब तक 1 लाख से 1.5 लाख टन के सौदे हो चुके हैं डेस्टिनेशंस में। और ऐसा नहीं कि इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं। वो ठीक है, हम आज बोलते हैं कि लंदन नीचे है तो बोलते हैं कि आप लंदन से बहुत ऊपर कोट कर रहे हो। अगर मार्च लंदन 520 है तो हम कोट कर रहे हैं 535-540 FOB का, तो फिर भी लोग ले रहे हैं। बट आई पुट ए फिगर कि 530 FOB में इजीली सेलेबल है इंडिया से, विच ट्रांसलेट्स इनटू 41,000 एक्समेन। अगर हम 42,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्टर, अगर हम 42 या 43 की बात करें तो आज के दिन में थोड़ा मुश्किल होगा, पर एज वी गो फर्दर वो बिकेगा, क्योंकि हमारी मार्केट्स कोई दूर की मार्केट्स नहीं है। हमारी मार्केट जो कंज्यूमिंग मार्केट्स है वो रीजनल हमारे नेबरहुड में है और ईस्ट अफ्रीका है, और वो लेंगे क्योंकि उनको ब्राजील से आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ब्राजील की प्रोडक्शन अप्रैल में आएगी और वहां से शिपमेंट होगी तो जून जुलाई में आएंगी, तो उससे अच्छा वो प्रेफर करेंगे कि इंडिया से माल मिल जाए। यतिन जी, जहाँ तक इंडियन मार्केट के प्राइसेस हैं यहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला। एक सेंटिमेंट राइज ही था, शायद बाजार एक रिलीफ रैली का इंतजार कर रहा था, क्या वो भी अब हो चुकी है? It's pretty much done. We saw the lows of about 33,200, 33,500 during the peak of the crush. Today the market is at 36,000. I'm talking basis Maharashtra S30 sugars. Now people are already talking 37,000. I think it has been, you've got the relief that you needed. It has reached. So if you look at the MSP of 31,000, you're well above that. So it doesn't really impact, and I think the stability, now we should see a stable market going forward. Okay. राहिल, काफी चीजें यहाँ पर नहीं आई और मैं एथेनॉल प्राइसिंग की यहाँ पर बात कर रही हूँ। कुछ नहीं आया, जो आया वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। कैसे देख रहे हैं हम ओवरऑल एथेनॉल एज अ सेक्टर को टू बिगिन विद अब यहाँ से, क्योंकि इस सीजन का नोटिफिकेशन तो आ चुका? मेरे हिसाब से जैसे अतुल भाई ने अभी कहा कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट में हम नीचे से ऊपर जा रहे हो, इनसे ऊपर से नीचे आने में, तो एथेनॉल जो है वो हमारी प्रायोरिटी थी। बट जैसे मेरा एक बिलीफ है कि एथेनॉल का हमारे पास कोई बड़ा इंडिया में दूसरा मार्केट नहीं है, यहाँ पे सरकार ही खरीदती है। तो सरकार अगर उसको पुल नहीं करेगी तो हम उसको मांग करके भी पुश नहीं कर सकते।
तो ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है वो भारत सरकार का है, उनका ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने ये हमेशा समझना चाहिए कि रेवेन्यू को आप मैप करिए, उसके साथ में आप कॉस्ट को मैप करिए और उसके बाद में आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए, आपकी ऑब्जेक्टिव को, इस देश की ऑब्जेक्टिव को, हमारे प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब आप वो कंट्रीब्यूशन देंगे तो किसान भी देगा आपको और इंडस्ट्री भी आपको देगी। थोड़ा बहुत उसमें आपको अपनी तब्दीली लानी पड़ेगी, आपके दिल में वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत एथेनॉल के लिए जो है वो जारी रखना पड़ेगा। राइट। तो एथेनॉल की जहाँ तक बात है अतुल जी, कमिंग बैक टू यू, उसके ऊपर ही ठीक है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया अब इसमें, लेकिन जहां तक ब्लेंडिंग के नंबर्स हैं वो हमने काफी अच्छे जाते हुए देखे हैं। ऑलमोस्ट 19% दिसंबर का, ये मिनिस्टर पुरी ने खुद कहा है। वो ऑफ कोर्स एक विद अ लैग आते हैं वो नंबर्स यहाँ पर। अब ये जो नंबर्स हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह की कैपेसिटी है, लेकिन सामने फ्लेक्सी फ्यूल्स नहीं है, तो थोड़ा सा कंसर्न है इंडस्ट्री को। नहीं, मैं समझता हूँ 20% ब्लेंडिंग में तो कोई कंसर्न नहीं है। और वैसे भी ये जो पीरियड है, ये क्रशिंग का पीरियड है जिसमें कि केन जूस से ज्यादा एथेनॉल बनता है, तो डिलीवरीज भी काफी एग्रेसिव होती हैं। और भी गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस भी दी है, तो मैं समझता हूँ एथेनॉल की अवेलेबिलिटी में आने वाले दिनों में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मैं एक ही चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इतने ज्यादा प्लेथोरा ऑफ रेट्स जो हो गए हैं, ये बहुत कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं मार्केट के अंदर। और मैं समझता हूँ ये शायद उतना ठीक भी नहीं होता। अलमक्का 71.86, राइस का 58 और जूस का 65। मैं समझता हूँ इन तीनों का एक रेट होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको राइस जो इश्यू कर रहे हैं 22.5 की, उसको 28 रुपए में करिए, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये कंफ्यूजन्स भी दूर होंगे। वेल, ऑफ कोर्स ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, बिकॉज एथेनॉल के सभी प्राइसेस डिफरेंट हैं। कौन सा कब कितना बढ़ रहा है उसमें काफी असमंजस भी यहाँ पर रहती है। वेल, ये तो बात हुई शुगर की, शुगर प्रोडक्शन की, शुगर एक्सपोर्ट्स की और एथेनॉल की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कल बजट है तो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्यूज अब यहाँ पर क्या वॉच करने चाहिए, इस पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप जुड़े हैं हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर हम ये खास चर्चा कर रहे हैं चीनी और एथेनॉल को लेकर। वेल, हमने प्रोडक्शन की बात करी, एक्सपोर्ट्स की बात करी, अब बात करते हैं कंजम्पशन की, क्योंकि बहुत सारे नए फैड्स यहाँ पर चले हैं और लोगों ने शायद चीनी खाना बंद किया है, कम किया है। हमारे साथ अब इसी पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं। अतुल जी, आप तो चीनी खाते नहीं हो आपको लगता है बाकी लोग भी कम चीनी खा रहे हैं? क्योंकि जो प्रोडक्शन रादर जो कंजम्पशन नंबर्स हैं उसमें हम साल दर साल कोई बहुत बड़ा इजाफा होता हुआ नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल सही। एक जमाना वो था कि हम लोग पेंसिल करते थे कि हर साल हिंदुस्तान का 500,000 टन कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो वो इन दिनों में मैं पिछले एक आध साल से देख रहा हूँ कि वैसा नहीं हो रहा है। बट जो नॉर्मल इंक्रीज है कि आज इंडिया की ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास हो गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो अगर 1% के आसपास की ग्रोथ है विच इज नॉर्मल ग्रोथ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी वो नहीं होगी। लास्ट ईयर के नंबर्स को मैं एक एबरेशन मानता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में आर्बिट्राज बहुत ज्यादा था और ऑब्वियसली बांग्लादेश में करेंसी की प्रॉब्लम थी, तो हिंदुस्तान से बॉर्डर ट्रेड या बॉर्डर स्मगलिंग या बॉर्डर मूवमेंट वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली हो रहा था, जिसके चलते कि आर एस्टिमेट है कि 7 से 8 लाख टन माल वहां निकल गया था। और बांग्लादेश और इधर नेपाल में भी 2-2.5 लाख टन, तो वो एक्चुअली में इंडिया की कंजम्पशन में रिफ्लेक्ट करता था, जो एक्चुअल हिंदुस्तान की कंजम्पशन नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस साल हिंदुस्तान का कंजम्पशन विल बी नॉर्मल, और नॉर्मल टू माय माइंड वुड बी क्लोजर टू अबाउट 29 मिलियन टन। उसके आसपास हिंदुस्तान का कंजम्पशन रहना चाहिए। मोहन जी, आप चीनी खाते हैं? नहीं, मैं चीनी कम खाता हूँ, बट मैं सहमत हूँ अतुल जी के साथ जो कह रहे हैं, बिटवीन 28.5 to 29 उतना कंजम्पशन रहेगा इंडिया में। यतीन जी, आप चीनी खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं बिल्कुल खाते हैं, खानी भी चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। 29? No, I have a slightly different view on consumption. I think 29 and a half reflects movement, what we call amorphous border movement of sugar across borders. I think if you look at it, the Indian consumption has slowed down
primarily not because of health reasons, but I think the switch, if you look at it from the 50s onwards, we've looked at stats going back 50, 60 years. There was a big switch from Gur and Khansari into sugar consumption. So we saw a growth of 5%, 6%. But now most of that switch has taken place, and Gur and Khansari will be consumed where it has to be consumed. We are now basically seeing growth, population growth, consumption growth, and that's where it remains. So if you take 28 million or 29 million, you add your population growth, that is where your consumption growth would be. There is a certain amount of sugar that's, you've got the diabetics and all these sugar issues, but I don't think that slowdown is really having a big impact. Okay. मेरा पूरा 20 किलो का योगदान है देश में, पूरा 20 सालाना पूरा गिन के खाता हूँ, और अगर कम हुआ तो 25 दिसंबर को पूरा फिनिश कर देता तो जस्ट मेरा व्यू, आपने देखा है कि मैं आई एम हाई ऑन कंजम्पशन एज वेल, तो 29.5 मेरा मानना है कंजम्पशन होगा. अतुल भाई इज डेड राइट कि हमने 1 मिलियन टन लास्ट ईयर हमारे पड़ोसी देशों में भेजा था. ये साल भी मुझे लगता है कि आधा मिलियन तो जाएगा, बिकॉज दैट इज अ पोरस बॉर्डर, वहाँ जाना ही है, बिकॉज आर्बिट्राज उतना मिल ही जाता है. तो 29.5 का कंजम्पशन रहेगा, जिसमें आधा मिलियन बांग्लादेश, नेपाल के बाउंड्रीज की तरफ कंज्यूम होगा. बट आई थिंक 29.5 का कंसेंसस है, और अगर बाजार बढ़ता है तो एक आधा मिलियन की पाइपलाइन बनने की उम्मीद है, बिकॉज स्टॉकिस्ट आते हैं जैसे बाजार बढ़ता है. तो घटते बाजार में कोई स्टॉकिंग नहीं करता. तो जहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट प्राइजेस 37-38 रुपए के करीब जाएगा, मुझे लगता है आधा मिलियन का पाइपलाइन स्टॉक बनेगा, जो कंजम्पशन नहीं है बट डिस्पैचेस में गिना जाएगा. फेयर पॉइंट. ज्यादातर जो चीनी में आना था शायद अब आ चुका है, एथेनॉल अदर इंडस्ट्री में भी यहाँ पर आ चुका है, प्रोडक्शन के नंबर्स भी आ चुके हैं. राहिल, इससे बाहर या बजट से अब कोई एक्सपेक्टेशन है चीनी को, सेक्टर को? जो दे वो तो अच्छा ही है. मतलब हम कुछ भी, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो जो एथेनॉल का इम्पोर्टेंट है कि उसका एक बजट तो अभी रोजाना हो गया, हम एवरी डे वी सी द चेंजेस. तो एज वी मूव फॉरवर्ड आई थिंक एथेनॉल है जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए. शुगर केन कल्टीवेशन के लिए जो भी R&D और उसके इन्वेस्टमेंट मिलर्स को चाहिए, उस पर सरकार ने सोचना चाहिए, बिकॉज वो R&D बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के. एक्सपोर्ट भी हो, हम शुगर भी बना सके, हम एथेनॉल भी कर सके, और टैक्स वगैरह में जो भी इजाफा है. अतुल भाई विल बी मच बेटर टू टेल अबाउट व्हाट हिज डिमांड्स आर, बट आई थिंक फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक लॉन्ग टर्म विजन रखे, मिलर के हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन रखे, और शुगर केन कल्टीवेशन के लिए खास करके ये साल में कुछ ना कुछ बहुत एक मिशन बनना चाहिए कि नेशनल मिशन टू मेक शुगर केन 1,000 मिलियन. क्यों नहीं? राइट. तो जैसे राहिल कह रहे हैं, अतुल जी आप बहुत डिमांडिंग है, आपकी डिमांड ज्यादा होगी शायद. नहीं, मेरी मेन डिमांड तो एडिबल ऑयल के कंटेक्स्ट में थी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो है वो तो आपको मिला. उसमें इन्वेस्टमेंट और ज्यादा चाहिए, जो पीनट इन्वेस्टमेंट से कुछ ज्यादा गेम चेंजिंग नहीं होने वाला. जहाँ तक शुगर सेक्टर का है, कल एक हमारे कलीग बोल रहे थे कि मतलब इवन गन्ने में नेशनल मिशन ऑन शुगर केन होना चाहिए. मैं इस सजेशन का तहे दिल से वो करता हूँ, क्या नाम, सपोर्ट करता हूँ. इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आज किसान के लिए सबसे बढ़िया जो रिटर्न देता है वो गन्ना देता है. और आज की तारीख में गन्ने को हम लोग अगर शुगर की क्रॉप बोले तो वो समझ ये गलत होगा. आई वुड मच रादर कॉल इट एज एन एनर्जी क्रॉप. तो इस सिनेरियो में, और चूंकि हिंदुस्तान रिन्यूएबल और इन सब की बातें बहुत ज्यादा कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कमिटेड है, तो इसके ऊपर अगर कुछ आता है तो वो हम वेलकम है. पर जहाँ तक एथेनॉल है या MSP है, ये सब चीजें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आजकल डिसाइड हो जाती हैं, बजट में इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. अतुल जी, जब गवर्नमेंट जिस टाइम पर यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही है, दालों में, खाने के तेलों में मिशन है, और सिर्फ शुगर एज अ सेक्टर ही नहीं जिसने यहाँ पर मिशन मांगी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आपको लगता है सरकार इन सबको वॉच करेगी? क्योंकि हर एक का अपना जस्टिफिकेशन है. देखिए, हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में किस चीज में हिंदुस्तान की कमी है आज? एडिबल ऑयल और पल्सेस, ये दो सेक्टर तो ऐसे हैं कि जिसको हिंदुस्तान डिपेंड करता है वर्ल्ड के ऊपर. तो इसमें तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. और गन्ना तो वैसे भी अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान को उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है. बट वो जरूरी है कि एक इकोसिस्टम जो बन गया था, उसको जो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद डिस्टर्ब हुआ है, वो नहीं डिस्टर्ब करें.
तो ही बहुत बेहतर होगा। मोहन जी, आपकी कोई मांग है, एक्सपेक्टेशन है? मेरी इतनी मांग है कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस प्लेथोरा ऑफ लॉज and reduce too much of compliances and rationalize as many laws as possible and reduce as many compliances as possible in this budget. Okay. That's my request. I remember the days when I would be sitting in front of the television at 5 o'clock in the evening, pen and paper in hand, trying to figure out what's going to happen. Nowadays, sugar, there's nothing in the budget that talks about sugar. The only thing that one as an individual can ask for is higher slabs for income tax. And as Mr. Narang said, lower number of laws and exemptions, etc., and just make a simple tax for everybody. That's it. और क्योंकि अब शुगर सिर्फ एथेनॉल सिर्फ शुगर की बात नहीं है, सारे ग्रेन्स इसमें आ जाते हैं, तो आपको लगता है वहाँ पर कुछ आप एक्सपेक्ट करेंगे? I don't think so. I think all commodity-related policies are now done at an administrative level. I don't think they wait for doing it once a year on budget. I think they are very awake to the situation that if there is a problem in any particular sector, they are more reactive. They come and give out whatever changes that are required. So I think the budget in that sense becomes irrelevant for the for any trading sector or sugar sector or agri sector. That in that context, that's my view. ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, चीनी और एथेनॉल पे बात करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जहाँ तक बजट की बात है, एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इस सेक्टर ने पिछले कई दिनों में कई नोटिफिकेशंस देखे हैं और जैसे अतुल जी ने कहा, काफी कुछ अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही हो जाता है। लेकिन जहाँ तक शुगर एज अ सेक्टर की बात है, एथेनॉल ब्लेंडिंग आगे कैसी रहेगी, सरकार का इसके ऊपर ध्यान रहेगा ऑफ कोर्स, और क्योंकि सरकार का वो यहाँ पर एक विजन है तो सेक्टर उस लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट महसूस करता है। वेल, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।